Good evening, everyone. Is audio clear for all? Audio clear है सबके लिए? ये रहा. So I hope all of you are doing good. So we were discussing PYQs of SSC JEE. PYQs कर रहे थे हम SSC JEE के. दो सब्जेक्ट हमारे कंप्लीट हो गए हैं इसके अंदर. थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया और BMC कंप्लीट हो सॉरी सॉम कंप्लीट हो गया. BMC हमारी चल रही है. वी आर डिस्कसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ BMC. जो भी प्रॉब्लम्स मैं उठा रहा हूँ पिछले 10 साल के प्रॉब्लम ही है. लास्ट 10 ईयर्स प्रॉब्लम से सारे कवर हो रहे हैं. तो स्टार्ट करते हैं. विल स्टार्ट द डिस्कशन. स्टार्ट करने से पहले बेसिक अनाउंसमेंट्स हैं. On your SSC JEE you can save up to 30% of the cost of your subscription. ये वैलिड है बस 29th of July तक. You can go for that. SSC JEE में नया बैच भी लॉन्च हो रहा है. एक बैच 21st को लॉन्च हुआ था, मैंने ही किया था. एक अभी 28th को भी लॉन्च हो रहा है. ये रहा. So बैच C लॉन्च हो रहा है 28th of July के. So those of you are interested can go for this. वो इसको अवेल कर सकते हैं. Then SSC JEE में if you go for subscription you can save up to 25%. ये सब 31st of दिस मंथ के लिए एप्लीकेबल है. देन जिन लोगों को भी मेरी फ्री क्लासेस देखनी है वो सारी फ्री क्लासेस एक ही जगह क्लब कर दी है. बार कोड दिया हुआ है, इसको स्कैन करो, डायरेक्टली मेरी सारी क्लासेस खुल जाएंगी. ऑल माई क्लासेस विल बी एक्सेसिबल टू यू. देन फॉर गेट 23 गेट 24 ESC 23 ESC 24 के लिए 28 तारीख को मेरा नया बैच लॉन्च हो रहा है. बाइलिंगुअल बैच है. इसका ओरिएंटेशन सेशन में स्टार्ट कर दूंगा 28 तारीख को. सो जो लोग टारगेट बना के बैठे हैं गेट और ESC को कैन ज्वाइन दिस बैच. तो उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं. देन फॉर गेट एंड ESC अप टू 24% ऑन सब्सक्रिप्शन इज ऑफ. यू कैन गो फॉर दिस. इसको अवेल कर सकते हैं. देन प्राइस हाइक इज कमिंग सून. मेरे ख्याल से 30th से प्राइस हाइक भी आ जाएगी. फ्रॉम 30th प्राइस हाइक विल ऑल्सो बी कमिंग. तो उससे पहले पहले आप इसको अवेल कर सकते हैं. बिफोर दैट यू कैन अवेल इट ऑफ. तो ये तो हमारा हो गया. अब कहाँ तक डिस्कस कर लिया था कल हमने, बताना जरा. प्रोपोर्शनिंग स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी ऑफ द कंक्रीट ये भी हो गया था. कार्बोनेट बता दिया था. ये भी डिस्कस किया था. फॉर्म वर्क, सेग्रीगेशन, डेटम टेम्परेचर, प्लास्टिसाइजर बता दिया था. एडमिक्सचर एक्सेलरेट ये भी बता दिया था. मैच्योरिटी आ गई थी. जेल स्पेस रेशो, पावर्स इक्वेशन, फ्लोटिंग, क्यूरिंग. मेरे ख्याल से यहीं तक ही डिस्कस किया था. 17 तक कर लिया था. हाँ, शटरिंग ये वाला भी कर लिया था. 18th प्रॉब्लम कर ली थी हमने. अब टिल 18th वी हैव डिस्कस. सो 18th प्रॉब्लम तक हमने कर लिया था. अब इसके बाद करेंगे. चलो कंटिन्यू करते हैं. अब टिल 18th वी हैव कर. शटरिंग ऑफ ऑल रिमूव आफ्टर ये भी हो गया था. ये भी कर लिया था क्या अंकित? चलो स्टार्ट करते हैं. एक्सेस ऑफ फ्लेकी पार्टिकल इन द कंक्रीट एग्रीगेट्स. अगर फ्लेकी पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, फ्लेकी पार्टिकल्स का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है. तो फ्लेकी पार्टिकल्स का स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा होता है. क्या होते हैं फ्लैकी पार्टिकल्स? व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज फ्लेकी पार्टिकल्स? फ्लेकी पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं जिसकी सबसे छोटी साइज 3/5 ऑफ मीन साइज से भी क्या हो, छोटी हो. तो फ्लेकी पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं जिसकी सबसे छोटी साइज 3/5 ऑफ मीन साइज से भी छोटी हो. इनका स्पेसिफिक सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा निकल के आता है. तो अगर एक्सेस होंगे क्या फ़र्क पड़ेगा इससे? डिक्रीज दी वर्किबिलिटी. बिल्कुल सही बात है. स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा, फ्रिक्शन ज़्यादा, लुब्रिकेशन कम, वर्किबिलिटी कम. तो सही बात है. इंक्रीज दी क्वांटिटी ऑफ द वाटर एंड सैंड. तो आपको अगर उतनी ही वर्किबिलिटी चाहिए तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी पानी और सैंड की. अफेक्ट्स दी ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कंक्रीट. बिल्कुल सही बात है. ड्यूरेबिलिटी पे इफेक्ट डालेगा. क्यों? ये ड्यूरेबिलिटी रिड्यूस करा देता है. इट विल रिड्यूस दी ड्यूरेबिलिटी. फ्लेकी पार्टिकल्स हैं, वॉइड्स क्या निकल के आएंगे? ज़्यादा निकल के आएंगे. लीस्ट साइज इज लेस देन 3/5 ऑफ द मीन साइज. बिल्कुल सही बात है. सारे ऑप्शन सही है. ऑल दी ऑप्शंस आर करेक्ट. एक्सेस ऑफ फ्लेकी पार्टिकल से आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी. चले आगे. हो गया. चलो आगे बढ़ते हैं. कंटिन्यू. Which is the best method for curing of concrete flat surfaces? So which is the best method for curing the concrete flat surfaces? In general curing का best method क्या है? Ponding of water.
इन जनरली अगर बोलोगे क्यूरिंग का बेस्ट मेथड क्या है, पॉन्डिंग ऑफ वाटर, पानी जमा कर दो, तो फ्लैट सरफेस है जैसे स्लैब की करते हैं क्यूरिंग, so spraying of water, placing wet gunny bags, stagnation of water, it's best। पानी को जमा कर दो, कहाँ यूज करते हो, छतों में देखा होगा आपने अपने घर पे, तो स्लैब की जब क्यूरिंग की जाती है इसी तरीके को यूज किया जाता है, क्यूरिंग ऑफ द स्लैब इज डन बाय दिस मेथड होगी, इसी तरीके से क्यूरिंग की जाती है स्लैब की। स्टैग्निंग ऑफ वाटर, बिल्कुल सही बात है, तो पानी स्टैग्नेशन हो जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं, सो विल कंटिन्यू। देखो क्या पूछा है इसके अंदर, if a cylindrical specimen is used to test the compressive strength of concrete, equivalent cube strength can be found as, क्यूब की स्ट्रेंथ कितनी होती है, 1.25 टाइम्स द स्ट्रेंथ ऑफ द सिलेंडर, तो स्ट्रेंथ ऑफ सिलेंडर क्या निकल के आ जाएगी, 1/1.25 टाइम्स द स्ट्रेंथ ऑफ द क्यूब, तो निकाल लो कितना आ रहा है, सो इट इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, 0.8 टाइम्स द स्ट्रेंथ ऑफ द क्यूब। 8 को कैसे लिखा जा सकता है, हाउ 8 कैन बी रिटन, देखो उसमें 8 कैसे लिखा जा सकता है, अच्छा तो क्यूब की पूछ रहा है ना, तो क्यूब की है 1.25 टाइम्स, तो 5/4 टाइम्स, तो ये 4/5 है और ये 5/4 है स्ट्रेंथ ऑफ द सिलेंडर, तो स्ट्रेंथ ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू 5/4 टाइम्स द स्ट्रेंथ ऑफ द सिलेंडर, तो आंसर बी है। कौन है ये सी वाले आंसर, वाह ध्वज दीपक कुमार, कहाँ से आ गया सी, क्लियर है, हाँ क्यूब की स्ट्रेंथ ज्यादा निकल के आती है, the strength of the cube comes out to be more। चले आगे, shall we continue, due to restraining effect, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही बात है, रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट की वजह से, सो ड्यू टू रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट। चलो देखो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इफ पी वाई एंड जेड आर स्टैंडर्ड एरर दे दो, ड्यू टू प्लेट रिस्ट्रेन, इफ पी वाई एंड जेड are the weight of the cement, fine aggregate and coarse aggregate respectively, and water cement ratio is W by C, the minimum quantity of the water to be added to the first batch is obtained using this equation। ये इक्वेशन कौन से मेथड के हिसाब से, दिस इक्वेशन इज एज पर विच मेथड, इसके ऊपर तो सवाल भी करा रखे होंगे मैंने, आई मस्ट हैव डिस्कस दी प्रॉब्लम्स ऑन दिस। ये हमारी जो इक्वेशन है किसके हिसाब से है, दिस इज द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ द वाटर व्हिच इज रिक्वायर्ड टू बी एडेड, दिस इज द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ द वाटर व्हिच इज रिक्वायर्ड टू बी एडेड, दिस इज एज पर फाइनेस्ट मॉडुलस मेथड ऑफ मिक्स्ड डिजाइन, मॉडुलस मेथड ऑफ मिक्स्ड डिजाइन, फाइनेस्ट मॉडुलस मेथड ऑफ मिक्स्ड डिजाइन। तो मिक्स डिजाइनिंग के खूब सारे तरीके होते हैं, उसमें से एक तरीका है हमारा फाइनेस्ट मॉडुलस मेथड। आगे रिलेशनशिप क्या है हमारी, 0.3 टाइम्स द वेट ऑफ द सीमेंट, 0.1 टाइम्स द वेट ऑफ द फाइन एग्रीगेट, 0.1 टाइम्स द वेट ऑफ व्हाट, कोर्स एग्रीगेट, इज वाटर सीमेंट रेशियो इनटू पी। सो अच्छा पेन चेंज करूँ, कर दिया पेन चेंज। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ध्यान रखना सवाल पूछता है इसके ऊपर कई बार। अभी तो पैरामीटर की वैल्यू नहीं दी इसने, अभी तो पैरामीटर की वैल्यू तक नहीं दी है इसने, जब पैरामीटर की वैल्यू दे देगा और कैलकुलेट करवा लेगा आपसे, ही विल मेक यू डू द कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन भी कर सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं है, यू कैन गो फॉर द कैलकुलेशन ऑल्सो। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़े, फॉर बैचिंग 1:3 concrete mixed by volume, which of the following are the ingredients required per 50 kg of cement, so which of the ingredients are required per 50 kg of cement, निकालो भैया इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी, कैलकुलेट करके बताइए।
Calculate what is the ingredient coming out. बैचिंग हो रही है 1:3:6 और 50 kg सीमेंट है हमारा, मिक्स हो रहा है बाय वॉल्यूम। 50 kg सीमेंट का वॉल्यूम कितना है हमारा? 34.7 लीटर। ठीक है, 34.7 लीटर, 70 लीटर ऑफ सैंड, 120 लीटर ऑफ एग्रीगेट। तो निकाल सकते हैं हम। सो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कितनी लगेगी हमारी? 34.7 लीटर लग जाएगी। 50 किलो बोल दो या 34.7 लीटर बोल दो, एक ही बात है। फिर हमारी क्वांटिटी ऑफ सैंड कितनी लगेगी? सो क्वांटिटी ऑफ सैंड, quantity of sand will be 3 times the volume of what? Cement. So 3 into 34.7 निकाल के बताना जरा कितना आ रहा है। What is 3 into 34.7? कितनी वैल्यू निकल के आ रही है? 3 into 34.7 लीटर coming out to be how much? 35 ले लो उसको, 35 लिया तो 3.9, सो 104.1 लीटर मेरे हिसाब से ये आ रहा है, बाकी एक बार आप चेक करो। 104.1 लीटर, ठीक है। फिर हम निकाल सकते हैं क्वांटिटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट। क्वांटिटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट विल बी 6 टाइम्स ऑफ 34.7, इसका 2 गुना, 208.2 लीटर। सो 208.2 लीटर। तो ये क्वांटिटी आ गई हमारी कोर्स एग्रीगेट की। दिस इज द क्वांटिटी ऑफ द कोर्स एग्रीगेट, दिस इज द रिजल्ट विच इज कमिंग आउट। तो 70 लीटर ऑफ सैंड गलत हो गया, 120 लीटर ऑफ एग्रीगेट गलत हो गया, 70 kg ऑफ सैंड वेट तो निकाल ही नहीं सकते, 120 लीटर ऑफ एग्रीगेट गलत हो गया, 105 लीटर ऑफ सैंड सही बात है, 140 लीटर ऑफ एग्रीगेट गलत बात है। सो ऑल दी ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, सारे ही ऑप्शंस इनकरेक्ट। चले नेक्स्ट। विच एडमिक्सचर इज यूज्ड टू इंप्रूव द वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट? कौन सा एडमिक्सचर यूज करते हैं? प्लास्टिसाइजर्स, सुपर प्लास्टिसाइजर्स, एयर इंट्रेनिंग एडमिक्सचर्स। सो एयर इंट्रेनिंग एडमिक्सचर्स, ये तीनों ही है, प्लास्टिसाइजर है, सुपर प्लास्टिसाइजर है और एयर इंट्रेनिंग एडमिक्सचर है। ये सब क्या करते हैं? वर्केबिलिटी को इंप्रूव कर देते हैं। तो प्लास्टिसाइजर सही बात है, मेटाक्योलिन ये तो हमारा पोजोलोना है, पोजोलोना ये भी एडमिक्सचर है। रिड्यूसर, रिड्यूसर तो कुछ नहीं होता, रिटार्डर होता है, रिड्यूसर लिख के दे दिया। तो रिड्यूसर तो वैसे कुछ होता नहीं है, रिटार्डर होता है, बट स्टिल इसने अगर लिख के दिया तो अच्छी बात है। रिड्यूसर कुछ नहीं करेगा, नथिंग विल बी डन बाय द रिड्यूसर। तो कोई रोल नहीं है हमारे रिड्यूसर का यहाँ पे, देयर इज नो रोल ऑफ द रिड्यूसर इन दिस केस। तो कोई काम नहीं निकल के आता रिड्यूसर का यहाँ पे। सो आंसर कम्स आउट टू बी व्हाट? प्लास्टिसाइजर। एयर इंट्रेनिंग एडमिक्सचर तो लिख दिया ना मैंने, आई हैव रिटन एयर इंट्रेनिंग एडमिक्सचर। तो ये है हमारी एयर इंट्रेनिंग एडमिक्सचर। टेक्निकली क्या बोल देते हैं इसको? प्लास्टिसाइजर बोल देते हैं। क्लियर? सो आंसर इज प्लास्टिसाइजर। नेक्स्ट,
नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, कंक्रीट यूजिंग एन एयर इंट्रेन्ड सीमेंट, एयर इंट्रेनिंग एडमिक्सचर अभी पीछे वाला आ गया, हैज लेसर स्ट्रेंथ देन 10 to 15%। सही बात है, स्ट्रेंथ कम हो जाती है। एयर आ गया, एयर आ गया मतलब वॉइड आ गया, वॉइड आ गया मतलब एरिया कम हो गया लोड के ट्रांसफर होने का, एरिया कम हो गया लोड के ट्रांसफर होने का, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। और ये इकलौती ड्रॉबैक है किसकी? एयर इंट्रेन्ड एडमिक्सचर की। मतलब इसके सारे एडवांटेज हैं, एयर इंटरनिंग एडमिक्सचर के एडवांटेज ही एडवांटेज हैं, एक ड्रॉबैक है इसकी, बस ये स्ट्रेंथ क्या करा देता है, कम करा देता है। तो ये स्ट्रेंथ कम करा देगा। हैज मोर रेजिस्टेंस टू वेदरिंग, सही बात है। इज मोर प्लास्टिक एंड वर्केबल, ये ज्यादा प्लास्टिक और वर्केबल है। तो ये ज्यादा प्लास्टिक और वर्केबल है, ज्यादा प्लास्टिक और वर्केबल है, सही बात है। कंक्रीट यूज्ड यूजिंग एन एयर इंट्रेन्ड सीमेंट, एयर इंट्रेन्ड सीमेंट है, सो इट इज फ्री फ्रॉम व्हाट, इट इज फ्री फ्रॉम सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग। सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग के अगेंस्ट रेजिस्टेंस भी बढ़ा देता है। अब फ्री बोला है, फ्री की वजह से गलत हो सकता है, पर अगर सेंस बोले तो सेंस तो सही है कि सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग क्या करा देता है, घटा देता है। सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग घटा देता है, सो इट रिड्यूसेस सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग। ये 10 से 15% की वैल्यू फिक्स नहीं है, इससे कम भी हो सकती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। इट में भी लेस देन दिस ऑल्सो, 15% तो हायर वैल्यू दे दी है, तो 3% से भी चालू हो जाती है वैल्यू, तो इससे कम भी निकल के आ सकती है। इट कैन बी लेस देन दिस, तो इससे कम भी निकल के आ सकती है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, अमाउंट के ऊपर। इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट। तो एयर इंट्रेनिंग एडमिक्सचर के खूब सारे एडवांटेज है, देयर आर सेवरल एडवांटेजेस। तो ये वर्केबिलिटी बढ़ा देता है, सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग क्या कर देता है, घटा देता है। तो फ्री वर्ड लिखा हुआ है, फ्री की वजह से आप इसको गलत कर सकते हो, पर एब्सोल्यूट टर्म में तो सेंस वही है। अब एक आंसर मार्क कर रहा है तो ये गलत हो जाएगा। प्लास्टिक और वर्केबिलिटी बढ़ा देता है तो ये आंसर सही हो गया। मोर रेजिस्टेंस टू वेदरिंग, बिल्कुल सही बात है। वेदरिंग मतलब क्या हुआ, ड्यूरेबिलिटी बढ़ा देगा ना। देखो अगर मुझे एक आंसर बताना हुआ ना, तो एक आंसर बताना हुआ, आई विल मार्क सी। एक हुआ तो आई विल मार्क सी। मोर रेजिस्टेंस टू वेदरिंग मतलब ड्यूरेबिलिटी बढ़ा देता है, तो रेजिस्टेंस अगेंस्ट वॉल्यूम चेंज, फ्रीजिंग एंड थॉइंग, फ्रीजिंग एंड थॉइंग, अटैक ऑफ केमिकल, ये सारी चीजें बढ़ जाती हैं। तो इससे वेदरिंग के अगेंस्ट रेजिस्टेंस क्या कर गई, बढ़ गई। तो ये सारी चीजें नेचुरली होती हैं। तो केमिकल का अटैक हो रहा है, फ्रीजिंग थॉइंग हो रही है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, लेट्स सपोज सल्फर का अटैक हो रहा है, उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस बढ़ा देता है। तो ये वेदरिंग के अगेंस्ट रेजिस्टेंस बढ़ा देता है, इट इंक्रीज रेजिस्टेंस अगेंस्ट वेदरिंग। पर क्योंकि सारे ऑप्शन सही नहीं हो सकते पेपर में, एक आंसर मार्क करना, तो ये है। एब्सोल्यूट टर्म में देखोगे तो सारे ही सही है, इन एब्सोल्यूट टर्म ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। क्लियर है सवाल? नोट क्लियर सबने? चलिए कंटिन्यू। चलो जनरली तो फ्रॉस्ट एक्शन के लिए यूज करते हैं, फ्रॉस्ट एक्शन के लिए थोड़ी यूज करते हैं हम। इसके यूज करने से फ्रॉस्ट एक्शन थोड़ी हो जाएगा। फ्रॉस्ट एक्शन का मतलब होता है पानी का फ्रीज होना और आइस का मेल्ट होना, उसको फ्रॉस्ट एक्शन बोला जाता है। The size of the specimen used to test the compressive strength of the concrete is decreased, then the compressive strength of the concrete will, अभी पीछे आया था, डिक्रीज गलत, इंक्रीज कर जाएगी नहीं, do not affected, first increase and decrease, the compressive strength of the concrete is decreased, नहीं, the size of the specimen used to test the compressive strength of the concrete is decreased, then the compressive strength, बोल रहा है आपने साइज कम कर दी, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बताओ कंक्रीट की क्या कर जाएगी, या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो उतनी की उतनी आएगी, वो थोड़ी चेंज हो जाएगी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ।
मेरे क्यूब के सैंपल के साइज को बढ़ाने से या साइज को घटाने से कंक्रीट की स्ट्रेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आपके टेस्ट का जो रिजल्ट है वो ज्यादा निकल के आएगा। तो अगर ये सवाल बोलता है द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय परफॉर्मिंग द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट इट वुड इंक्रीज, रिजल्ट ज्यादा निकल के आएगा पर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या रहेगी, सेम रहेगी। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, दैट विल रिमेन सेम। तो सवाल इसलिए मैंने दोबारा पढ़ा, देन द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट विल रिमेन सेम। देखो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, बहुत बढ़िया। तो फिर तो बहुत अच्छा तरीका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ाने का ये, तो फिर तो बहुत अच्छा तरीका है स्ट्रेंथ बढ़ाने का। फिर ग्रेड ऑफ सीमेंट हम तो बेवकूफ है कि ओपीसी 33 की जगह 43 लगा देते हैं अगर स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए। हम तो क्यूब का साइज छोटा करते हैं, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। अरे रिजल्ट ज्यादा आता है, स्ट्रेंथ वही की वही रहती है। रिजल्ट विल कम आउट टू बी मोर। क्यों रिजल्ट ज्यादा आता है? क्योंकि रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट बढ़ जाती है, रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस। तो अगर आपने साइज छोटी रखी, इफ द साइज इज रिड्यूस्ड, इफ द साइज इज रिड्यूस्ड, जो हमारी स्टील प्लेट है उसका रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट आपको पूरी हाइट के लॉन्ग मिलेगा। इट विल बी ऑब्जर्व्ड थ्रू आउट द हाइट, या आप बोल सकते हो ज्यादा हाइट के लॉन्ग मिलेगा। अगर रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट ज्यादा आएगा इसीलिए रिजल्ट ज्यादा आता है स्ट्रेंथ का। स्ट्रेंथ बढ़ थोड़ी ना गई उसकी, वो तो टेस्ट में आपने साइज चेंज करी जिससे स्टील की वजह से रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट बढ़ गया। तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ तो वही रही, आपका टेस्ट ज्यादा बता रहा है रिजल्ट। योर टेस्ट इज इंडिकेटिंग मोर रिजल्ट ऑफ द स्ट्रेंथ, इट डज नॉट मीन स्ट्रेंथ इज इंक्रीज। तो स्ट्रेंथ इज नॉट अफेक्टेड, वो है ऑप्शन इसके अंदर, इट इज नॉट अफेक्टेड। क्लियर है? इसको ऐसे समझते हैं, इसको ऐसे समझते हैं, इस बात को कैसे समझाऊं, इस बात को समझाने के लिए क्या ले सकते हैं, वेट का इफेक्ट किसके अंदर आता है। हाँ, इस बात को समझाने के लिए एग्जांपल ले रहा हूँ। टेक एन एग्जांपल, लेट अस सपोज दिस इज योर व्हीकल। अब आर्बिट्री जो मैंने अभी क्लिक किया वो बता देता हूँ। आप इस गाड़ी में बैठे हुए हो, यू आर सिटिंग इन दिस व्हीकल। कहाँ गया, यू आर सिटिंग इन दिस व्हीकल। तो आप इस गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल रही है, लेट अस सपोज 10 मीटर पर सेकेंड आर्बिट्री वैल्यू है। जो पावर लगा हुआ है इंजन का वो है लेट अस सपोज 100 वॉट। तो हमारी गाड़ी है, गाड़ी का इंजन है 100 वॉट का, आपकी वेलोसिटी है गाड़ी की 100 मीटर पर सेकेंड की, वेलोसिटी है गाड़ी की 100 मीटर पर सेकेंड की। आपका वेट है लेट अस सपोज 50 किलो, योर वेट इज 50 kg। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस, मैंने यहाँ पे गाड़ी का इंजन बड़ा लगा दिया, गाड़ी का इंजन बड़ा लगा दिया 150 वॉट का इंजन बड़ा लगाया, हॉर्स पावर लिख सकते हो। अब आपकी वेलोसिटी हो गई 110 मीटर पर सेकेंड। जरा ये बताना आपके वेट पे क्या फर्क पड़ेगा? इससे आपके वेट पे क्या फर्क पड़ेगा? या कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेट तो मेरा उतना ही रहेगा, इट विल कम आउट टू बी सेम। तो मेरी जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी ना डिपेंडेंट है अपने साइज के ऊपर, कोई रिलेशनशिप ही नहीं दोनों का, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द टू। चलो आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू। आगे नहीं बढ़ा, ये क्या हुआ, ये सही है, पूरा पेज ही गायब, पेज ही पूरा गायब हो गया। चलो वापस ले, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। हायर वर्किबिलिटी ऑफ द कंक्रीट इज रिक्वायर्ड इफ द स्ट्रक्चर इज, सो हायर वर्किबिलिटी ऑफ द कंक्रीट इज रिक्वायर्ड
ज़्यादा वर्किबिलिटी की रिक्वायरमेंट कब होगी? स्ट्रेंथ पे शेप का अफेक्ट होता है सर, जैसे सिलेंडर कोई अफेक्ट नहीं होता। अरे भाई वो उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी शेप साइज इस पर डिपेंड थोड़ी ना करेगी, इट विल रिमेन सेम, वो चेंज नहीं होगा। सो हायर वर्किबिलिटी ऑफ द कंक्रीट इज रिक्वायर्ड इफ द स्ट्रक्चर इज मेड विद द सीमेंट, वो तो बनता ही बनता है, सीमेंट बनाने का रोल क्या हुआ। थिक एंड रीइंफोर्स्ड, इनकम्प्लीट है ये, बात ही इनकम्प्लीट है। थिन एंड हैवीली रीइंफोर्स्ड, थिन गलत बात है, हैवीली रीइंफोर्स्ड सही बात है, थिक एंड हैवीली रीइंफोर्स्ड सही बात है। सो हायर वर्किबिलिटी will be required in the case of what? थिक एंड हैवीली रीइंफोर्स्ड। थिन में जरूरत नहीं पड़ेगी, थिन में तो आप क्या करोगे, एक्सटर्नल वाइब्रेटर लगा दोगे। अगर थिन स्ट्रक्चर है आपका, उसमें तो हम एक्सटर्नल वाइब्रेटर लगा के क्या करा सकते हैं, कॉम्पैक्शन करा सकते हैं। पर अगर थिक स्ट्रक्चर है तो काम ही नहीं करेगी एक्सटर्नल वाइब्रेटर ऑल्सो, इन दैट केस द एक्सटर्नल वाइब्रेटर विल नॉट बी वर्किंग। क्लियर? ये थिन थिक का एग्जाम्पल बता दीजिए। थिन का एग्जाम्पल बहुत मतलब इतना सिंपल एग्जाम्पल है, आपकी स्लैब, फ्लैट स्लैब। थिन मतलब भैया थिकनेस कम है, मतलब थिन का मतलब पूछ रहा है भाई, ये भगवान। ये है थिन स्ट्रक्चर, ये मेरी स्लैब है, दिस इज द फ्लैट स्लैब, लेट सपोज 75 सेंटीमीटर की, इसको बोलते हैं थिन मेंबर, दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज थिन मेंबर। थिक मेंबर, रिटेनिंग वॉल, थिकनेस बहुत ज्यादा है इसकी, 300 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर। बोला थिन मेंबर क्या होता है ये बता दो। हाँ थिन कंजेस्टेड है, बट एक्सटर्नल वाइब्रेटर तो लगा ही सकते हैं। कंजेस्टेड स्ट्रक्चर है, कंजेस्टेड तो कंजेशन तो इससे हुई ना, हेविली रीइंफोर्स्ड है आपकी, इसलिए दोनों चीजें लिखी हुई है ना, हेंस बोथ आर रिटन। तो इसमें तो मैं एक्सटर्नल वाइब्रेटर लगा के क्या कर सकता हूँ, वाइब्रेशन कर सकता हूँ, कॉम्पेक्शन कैन बी डन। सिलेंडर बोल सकते हो, बिल्कुल सही बात है, यू कैन से सिलेंडर ऑल्सो। चलें आगे, शैल वी कंटिन्यू। चलो, pick up the correct statement from the following. So pick up the correct statement from the following. उठाओ भैया, करेक्ट स्टेटमेंट उठाओ, देखो क्या आ रहा है। कंटिन्यूस ग्रेडिंग इज नॉट नेसेसरी फॉर ऑब्टेनिंग ए मिनिमम एयर वॉइड्स। सो कंटिन्यूस ग्रेडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है मिनिमम एयर वॉइड्स के लिए। देखो मिनिमम एयर वॉइड्स तो कब मिलेंगे आपको, व्हेन यू विल गेट द मिनिमम एयर वॉइड्स। मिनिमम एयर वॉइड्स तब मिलेंगे आपको, पहली चीज कॉम्पैक्शन प्रॉपर हो, कॉम्पैक्शन प्रॉपर, देन बेटर ग्रेडेशन, ग्रेडेशन अच्छी हो। तो बड़े साइज के पार्टिकल के वॉइड के अंदर छोटे साइज के पार्टिकल, छोटे साइज के पार्टिकल के वॉइड के अंदर और छोटे साइज के पार्टिकल। तो एक तो ग्रेडेशन अच्छी होनी चाहिए, कॉम्पैक्शन प्रॉपर होनी चाहिए। तो ये बोल रहा है क्या, ये बोल रहा है हमें कंटिन्यूअस ग्रेडिंग इज नॉट नेसेसरी, कंटिन्यूअस ग्रेडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर ऑब्टेनिंग अ मिनिमम एयर वॉइड। सही बात है। The omission of a certain size of aggregate is shown by a straight horizontal line on the grading curve. The omission of certain size of particle, बिल्कुल क्या बोलते हैं इसे,
दिस इज टर्म्ड एज गैप ग्रेडेड सॉइल। तो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कैसे निकल के आती है, ये निकल के आती है, दिस इज टर्म्ड एज पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इसके लिए मैं तो आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ, आई गिव यू द एग्जांपल। लेट अस सपोज 2 mm, लेट अस सपोज 4 mm, ये है हमारा 10%, दिस इज परसेंटेज फाइनर, ये हमारा होता है एक्सेस, यहाँ होती है हमारी साइज। अच्छा मुझे ये बताओ 2 mm से छोटे इस कर्व के अंदर कितने पार्टिकल है, 2 mm से छोटे इस कर्व के हिसाब से कितने परसेंट पार्टिकल है, 2 mm से छोटे इस कर्व के हिसाब से कितने परसेंट पार्टिकल है। The curve which is being shown to you, according to that, what is the percentage of the particle which are smaller than 2 mm? अब तो डाटा दे दिया मैंने आपको निकाल के। तो 10% पार्टिकल 2 mm से छोटे हैं, इस कर्व के हिसाब से कितने परसेंट पार्टिकल 4 mm से छोटे हैं, इस कर्व के हिसाब से कितने परसेंट पार्टिकल 4 mm से छोटे हैं। According to this curve, what is the percentage of the particle which are finer than 4 mm also? जो फाइनर है 4 mm से 10%, तो 2 mm से भी छोटे 10%, 4 mm से भी छोटे 10% ही है। ऐसा कब पॉसिबल होगा, ऐसा तब पॉसिबल होगा जब इन दोनों के बीच में कोई भी पार्टिकल नहीं है। ऐसा तो तभी हो सकता है जब इन दोनों के बीच में क्या हो, कोई भी पार्टिकल नहीं हो, when none of the particle exists in between these two। क्लियर है पूरी कहानी, चले। The omission of certain size of aggregate in concrete increases the workability but also increases the liability। बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट भी सही है। अगर आपने किसी साइज के पार्टिकल को हटा दिया, इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर क्या नहीं करनी पड़ेगी आपको, इसके ऊपर लुब्रिकेशन नहीं करनी पड़ेगी आपको, लुब्रिकेशन बच गई, लुब्रिकेशन बच गई, इसका मतलब क्या होगा, वर्कबिलिटी बढ़ जाएगी, वर्कबिलिटी विल इंक्रीज, पर इट विल ऑल्सो इंक्रीज द लायबिलिटी। अब लायबिलिटी का मतलब क्या है, आपको उसको कंपनसेट करना पड़ जाएगा, यू हैव टू कंपनसेट दैट। तो अगर आप किसी साइज के पार्टिकल कंक्रीट में से हटा देते हो, तो इसका मतलब उस सरफेस के ऊपर मुझे लुब्रिकेशन नहीं करनी, लुब्रिकेशन नहीं करनी तो वर्कबिलिटी बढ़ जाएगी, पर आपको उसको रिप्लेस करना पड़ेगा किसी दूसरे साइज के पार्टिकल के साथ, इट इज टू बी रिप्लेस्ड। ओमिशन ही नहीं समझ में आया, ओमिशन मतलब हटाना, जैसे मैंने हटा के दिखाया ना आपको। तो मैंने जो सैंड यूज करी उसमें से 2 से लेके 4 mm के पार्टिकल हटा दिए, ओमिट कर दिए, तो ओमिशन का मतलब होता है हिंदी में हटाना। क्लियर है? चलिए कंटिन्यू, चलो आगे बढ़ते हैं। As per IS 13311 Part 1, in ultrasonic test for hardened concrete, good quality of concrete is indicated if the pulse velocity is। स्टैंडर्ड सवाल है तो गुड बताना है, गुड बताने के लिए कितनी होनी चाहिए, गुड बताने के लिए होनी चाहिए हमारी 3.5 से लेके किसके बीच में, so good, so it should be in the range of 3.5 to 4.5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? So answer comes out to be D। चलो आगे बढ़ते हैं। The finest modulus of the fine aggregate, फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट का फाइनेस्ट मॉडुलस पूछ रहा है। फाइन एग्रीगेट मतलब सैंड, सैंड 3 तरह के हैं हमारे पास, 3 तरह के हैं हमारे पास। एक फाइन सैंड है, दूसरी हमारे पास मीडियम सैंड है, तीसरी हमारे पास है कोर्स सैंड, तीसरी हमारे पास है कोर्स सैंड। फाइन सैंड का फाइनेस्ट मॉडुलस 2.2 से लेके 2.6, मीडियम सैंड का 2.6 से लेके 2.9, कोर्स सैंड का 2.9 से लेके 3.2। तो हमारी जो फाइन एग्रीगेट है
इसकी फाइनेस्ट मॉडुलस वेरी करती है कहाँ से, 2.2 से लेके 3.2. तो आंसर कम्स आउट टू बी व्हाट? 3.2 से ऊपर अगर फाइनेस्ट मॉडुलस होता है उस सैंड को यूज नहीं करते कंक्रीट बनाने के लिए. इट इज नॉट टू बी यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कंक्रीट. स्टैंडर्ड सवाल, नथिंग इज टू बी एनालाइज, डायरेक्ट प्रॉब्लम है हमारी. सारी चीज आपको नोट्स में मिल जाएंगी. इफ यू सी योर नोट्स, एवरीथिंग इज मेंशन्ड देयर. सारी चीजें मेंशन्ड है उसके अंदर. ईच एंड एवरी पॉइंट इज बीइंग मेंशन्ड देयर. चले, चलो. एग्रीगेट का ज्यादा होता है ना, क्या ज्यादा होता है एग्रीगेट का? For RCC construction, the maximum size of quartz aggregate is limited to. So for RCC construction, the maximum size of quartz aggregate is limited to. मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट आरसीसी कंस्ट्रक्शन के लिए 10 mm है, 20 mm है, 20 mm. सो इट इज लिमिटेड टू 20 mm. मैक्सिमम जितने भी काम होते हैं सारे के सारे किसमें होते हैं, 20 mm के एग्रीगेट के होते हैं. तो इससे ज़्यादा साइज नहीं बढ़ाई जाती है. अच्छा, लिमिटेशन क्या है हमारे पास? जो साइज है एग्रीगेट का, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन व्हाट, 1/4 द मिनिमम थिकनेस ऑफ द मेंबर. जो मैक्सिमम साइज है हमारी एग्रीगेट की, इट शुड नॉट बी मोर देन 1/4 द मिनिमम थिकनेस ऑफ द मेंबर. आप थिकनेस निकालो मिनिमम अपने मेंबर की, इसका 1/4 करो. इससे ज्यादा साइज नहीं होनी चाहिए किसकी, कोर्स एग्रीगेट की. अगर इससे ज्यादा साइज निकल के आई कोर्स एग्रीगेट की, जो कंक्रीट उससे बनेगा वो क्या नहीं कर पाओगे आप, जो कंक्रीट उससे बनेगा उसको आप अप्लाई नहीं कर पाओगे मेंबर के अंदर. इट विल नॉट बी अप्लाइड इन द मेंबर. तो एप्लीकेशन डिफिकल्ट हो जाएगी मेंबर के अंदर. क्लियर है? पेनिट्रेट नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है. चलो आगे बढ़ते हैं. Los Angeles test for aggregate is made to determine. Los Angeles test for aggregate is made to determine. Los Angeles test क्यों करते हैं? हार्डनेस निकालने के लिए. सो एब्रेशन रेजिस्टेंस. लॉस एंजलिस के अलावा और कौन कौन से टेस्ट है हमारे पास? डेवल्स टेस्ट एंड डाउरीज एब्रेशन टेस्ट. इसके अलावा दो टेस्ट और होते हैं, एक डेवल्स टेस्ट होता है और एक डाउरीज एब्रेशन टेस्ट भी होता है. वन इज डेवल्स, अदर इज डाउरीज एब्रेशन टेस्ट. दो टेस्ट और है हमारे. चलो आगे बढ़ते हैं. The resistance of an aggregate to affect the hydration of the cement and water is called. The resistance of an aggregate to the effect of hydration. अच्छा, the resistance of an aggregate to the effect of hydration of cement and water. तो सीमेंट और पानी रिएक्ट कर रहा है, इससे एग्रीगेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा. इसको क्या बोला जाता है? सीमेंट और पानी रिएक्ट कर रहे हैं, इससे एग्रीगेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा. तो इंपैक्ट वैल्यू, ये तो टफनेस के लिए होता है. इंपैक्ट वैल्यू टेस्ट तो किसके लिए करते हो भैया? ये तो टफनेस के लिए होती है. तो ये टफनेस का टेस्ट है, ये स्ट्रेंथ का टेस्ट है, ये हार्डनेस का टेस्ट है, और ये हमारा साउंडनेस का टेस्ट है जो ऊपर लिखा हुआ. दिस इज फॉर साउंडनेस. तो इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी निकल के आती है. इसमें आप बोल सकते हो फ्रॉस्ट सेक्शन. साउंडनेस में आपको फ्रॉस्ट सेक्शन मिल जाएगा. साउंडनेस में आपको हाइड्रेशन मिल जाएगी. सो रेजिस्टेंस अगेंस्ट हाइड्रेशन, रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्रॉस्ट सेक्शन, दोनों चीजें. So resistance against hydration, resistance against frost section. Both the parameters are there. वॉल्यूम चेंज बोल सकते हो.
so volume change. Clear? चलो आगे बढ़ते हैं. The finest modulus of an aggregate is roughly proportional to what? The finest modulus of an aggregate is roughly proportional to what? Finest modulus roughly किसके proportional होता है? Finest modulus क्या बताता है? Finest modulus is an indicator of fineness and coarseness of the particle in absolute term. तो fineness modulus आपको क्या बताएगा? एग्रीगेट की फाइननेस और कोर्सनेस बताएगा किसके टर्म में? एब्सोल्यूट टर्म के अंदर. तो ये तो साइज का इंडिकेटर होता है. तो शेप नहीं बताएगा भैया, स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं बताएगा, ग्रेडिंग नहीं बताएगा, क्या बताएगा? एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल बताएगा. इनफैक्ट आप साइज भी बता सकते हो. अगर मेरी फाइनेस्ट मॉडुलस 2 है, क्या मतलब है इस बात का? इफ अवर फाइनेस्ट मॉडुलस इज 2, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस? ये भी बता रखा है आपको मैंने. फाइनेस्ट मॉडुलस 2 है, इसका मतलब ये है कि जो दूसरे नंबर की सीव है, कहां से? इसका मतलब जो दूसरे नंबर की सीव है, कहां से? लोएस्ट से. यानी 300 माइक्रोन और फिर 600 माइक्रोन. तो आपके सैंपल में एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल क्या है? 600 माइक्रोन है. आपके सैंपल में जो एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल है वो क्या है? 600 माइक्रोन. ऐसा? इससे पहले 150 माइक्रोन भी होती है. तो हमारी फाइनेस्ट मॉडुलस 2 है, इसका मतलब तो इसको ऊपर 3 कर दो. तो फाइनेस्ट मॉडुलस 3 कर दो इसको मैंने. 150 माइक्रोन भी है हमारे पास. इसका मतलब हमारे सैंपल में जो एग्रीगेट है उसकी एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल क्या है? 600 माइक्रोन. दैट इज 600 माइक्रोन. सी फ्रॉम द बॉटम. तो ये हमें एवरेज साइज बताता है पार्टिकल की. क्लियर? चले आगे. Shall we continue? चलो आगे बढ़ते हैं. For ensuring the quality of the concrete use, कंक्रीट की क्वालिटी इंश्योर करनी है. यूज करो किसे? सिंगल साइज एग्रीगेट, 2 साइज एग्रीगेट, ग्रेडेड एग्रीगेट. ये आ गया. क्वालिटी मतलब क्या हुआ? क्वालिटी मतलब आपको स्ट्रेंथ भी ज्यादा चाहिए और वर्केबिलिटी भी ज्यादा चाहिए और ड्यूरेबिलिटी भी ज्यादा चाहिए. तो यूज व्हाट? ग्रेडेड एग्रीगेट. ग्रेडेड एग्रीगेट का मतलब क्या हुआ? वेल ग्रेडेड एग्रीगेट. ग्रेडेशन का मतलब यहाँ पे क्या है? वेल ग्रेडेशन. सो वेल ग्रेडेड एग्रीगेट. सही है सवाल. सिंपल से सवाल है सारे, कुछ भी नहीं है इसका. नेक्स्ट. द बल्क डेंसिटी ऑफ द एग्रीगेट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन. बल्क डेंसिटी किस पे डिपेंड नहीं करती. ठीक है. बल्क डेंसिटी का मतलब क्या है? टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम. किसका? एग्रीगेट का. सो टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द एग्रीगेट. साइज एंड शेप ऑफ द एग्रीगेट डिपेंड कर जाएगी. स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द एग्रीगेट डिपेंड कर जाएगी. ग्रेडिंग ऑफ द एग्रीगेट डिपेंड कर जाएगी. साइज एंड शेप ऑफ द कंटेनर इस पे डिपेंड नहीं करती. भाई कंटेनर के शेप एंड साइज से क्या लेना देना? कंटेनर के शेप एंड साइज से क्या लेने देना? कोई लेने देना नहीं. चले चलो आगे बढ़ते हैं. The aggregate containing moisture in pores. The aggregate containing moisture in pores. तो एग्रीगेट है, इसके अंदर voids है. समझाने के लिए बना के दिखा दिए. तो एग्रीगेट्स है, इसके अंदर voids है. तो voids है, तो इनके अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट है. एग्रीगेट कंटेनिंग मॉइस्चर इन पोर्स
हैविंग इट सरफेस ड्राई, इसका सरफेस ड्राई है, नाम में लिखा हुआ है मॉइस्ट एग्रीगेट, वेल ड्राई एग्रीगेट, ड्राई एग्रीगेट, सैचुरेटेड सरफेस ड्राई एग्रीगेट, है सैचुरेटेड पर सरफेस कैसा है, ड्राई है, तो इट इज टर्म्ड एज व्हाट, देखो नाम से निकाल लिया इसका मतलब, तो फ्रॉम द नेम ओनली इट कैन बी एनालाइज्ड, तो खुद सैचुरेटेड है पर सरफेस क्या है, ड्राई है, तो नाम क्या रख दिया इसका, सैचुरेटेड सरफेस ड्राई एग्रीगेट। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। If 20 kg of coarse aggregate is sieved through 80 mm, 20, 40 mm, 20 mm, 10 mm, 4.75 mm, 2.36 mm, 1.18, 600, 300, 150 micron, standard sieves and the weight retained are 0, 2, 8, 6, 4 kg respectively. तो कौन सी सीव लगी हुई है, 80 mm, 40 mm, so 80, 40, 20, 10, 4.75, 2.36, 1.18, 600, 300, 150। वेट रिटेंड कितना आ रहा है इनका, 0 kg, 2 kg, 8 kg, 6 kg, 4 kg, 4 kg, फिर आगे क्या है, 0, 0, 0, 0, 0। परसेंटेज वेट रिटेंड कितनी आ रही है, 0, टोटल 20 किलो है ना, 10%, 40%, 30%, 20%, 0, 0, 0, 0, 0। क्यूमुलेटिव वेट रिटेंड 0, 10, 50, 80, 100, 100, 100, 100, 100, 100। तो फाइनेंस मॉडुलस क्या होता है, फाइनेंस मॉडुलस होता है एग्रीगेट ऑफ द क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ द पार्टिकल रिटेन्ड ओवर डिफरेंट सीव्स रेंजिंग फ्रॉम 80 mm टू 150 माइक्रोन। ये जो क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ पार्टिकल रिटेन हुआ है कहां से, तो ये जो क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ पार्टिकल रिटेन हुआ है कहां से, 80 mm से 150 माइक्रोन के बीच में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, डिवाइडेड बाय अ कांस्टेंट विच इज टेकन टू बी 100। ये हमारी फाइनेंस मॉडुलस होती है, सिंप्लीफाई करके निकाल लो कितना, तो 600, 680 और 60, तो 740 by 100, so it comes out to be 7.4, so answer is B, this is the finest modulus। अच्छा बताओ हमारे सैंपल में एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल क्या है, हमारे सैंपल में एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल क्या है, व्हाट द एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल इन दिस सैंपल, हमारे सैंपल में एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल क्या है, 7.4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये रहा, 10 और 20 के बीच में निकल के आएगा, 0.4, 0.5 के आसपास, 15 यानी 14 mm, 14 mm के आसपास निकल के आएगी साइज, एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल। तो फाइनेंस मॉडुलस क्या बताता है हमें, एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल बताता है, इट इंडिकेट्स द एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल। क्लियर है? चले आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। Pick up the correct statement from the following. Pick up the correct statement from the following. अब करेक्ट स्टेटमेंट निकालनी है हमें, निकालो भैया करेक्ट स्टेटमेंट कितनी आ रही है, क्या करेक्ट स्टेटमेंट है इसके अंदर, so you have to calculate the correct statement। देखो क्या पूछा हुआ है,
The free water is the amount of water added while mixing and the amount of water held on the surface of the aggregate prior to the mixing. सही बात है. The free water is the amount of water added while mixing. तो free water वो water होता है जो आपने क्या किया मिक्सिंग के टाइम पे ऐड किया और जो सरफेस के ऊपर रुक गया एग्रीगेट के, इसको हम फ्री वाटर बोल देते हैं. दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज फ्री वाटर. सही है. द टोटल वाटर इज द फ्री वाटर एंड द अमाउंट ऑफ वाटर एक्चुअली एब्जॉर्ब्ड बाय द एग्रीगेट. ये स्टेटमेंट भी सही है. दिस इज आल्सो करेक्ट. तो फ्री वाटर इज द अमाउंट ऑफ वाटर विच इज एडेड व्हाइल मिक्सिंग. मिक्सिंग के टाइम पे कितना पानी ऐड किया और सरफेस के ऊपर कितना रुक गया, और जो पानी एग्रीगेट ने एब्जॉर्ब कर लिया अगर मैं वो भी इसमें मिला दूं तो मुझे टोटल वाटर मिल जाएगा. तो ओनली ए गलत, ओनली बी गलत. तो आंसर है बी. बोथ ए एंड बी, दोनों स्टेटमेंट सही है. बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. दोनों ही स्टेटमेंट सही है हमारी. चलो आगे बढ़ते हैं. देखो नेक्स्ट क्या पूछूंगा. द बल्क डेंसिटी ऑफ द एग्रीगेट डिपेंड्स अपॉन इट्स. अभी पीछे आया था सवाल, अभी डिस्कस किया था. बल्क डेंसिटी किस पे डिपेंड करेगी? शेप के ऊपर. तो इट विल डिपेंड अपॉन द शेप. ग्रेडिंग के ऊपर, कॉम्पैक्शन के ऊपर. ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट. किस पे डिपेंड नहीं करेगी? किस पे डिपेंड नहीं करेगी? इट विल नॉट डिपेंड अपॉन व्हाट. किस पे डिपेंड नहीं करेगी? पीछे आता ना शेप एंड साइज ऑफ द कंटेनर, उस पे डिपेंड नहीं करेगी. इट विल नॉट डिपेंड अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ द कंटेनर. क्लियर? पीछे 14 कैसे आया? तब 1% दिमाग नहीं चलाना खुद का, बताने के बाद भी 14 कैसे आया? अच्छा ये बताओ, अगर फाइनेस्ट मॉडुलस 7 है तो एवरेज साइज क्या है? व्हाट इज द एवरेज साइज? अगर फाइनेस्ट मॉडुलस 7 आया तो एवरेज साइज क्या है? अगर फाइनेस्ट मॉडुलस 7 है तो एवरेज साइज क्या है? व्हाट इज द एवरेज साइज ऑफ द पार्टिकल इन द सैंपल? बस पूछ लो, सवाल पूछ लो जो आता है. अगर फाइनेस्ट मॉडुलस मेरी 7 आती तो एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल क्या होती? काउंट कर लो, 7वीं सीप नीचे से कौन सी है? तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं. भैया 10 mm. अगर फाइनेस्ट मॉडुलस 8 होता तो एवरेज साइज क्या होती? अगर फाइनेस्ट मॉडुलस 8 होती तो एवरेज साइज कितनी आ जाती? 20 mm आ जाती. ये 20 mm. इसका मतलब जब फाइनेस्ट मॉडुलस 1 यूनिट वेरी किया तो मेरी एवरेज साइज 10 यूनिट वेरी कर गई. तो अब मैंने इसके बीच में 7.4 ले लिया, तो इसमें पूछ रहे हैं सर 7.4 में सर ये 14 कैसे आ गया? ये पूछ रहे हैं. अब एक बार खुद एनालाइज करना यार, क्या सवाल पूछ रहा था मैं. पिछले क्वेश्चन में टोटल वाटर इज द वाटर एडेड ड्यूरिंग मिक्सिंग, एब्जॉर्ब्ड ओवर द सरफेस एंड एब्जॉर्ब्ड विद इन द एग्रीगेट. जो सरफेस के ऊपर रिटेन हो गया, जो एग्रीगेट ने एब्जॉर्ब कर लिया, और जो आपने मिलाया. इन तीनों को जब जोड़ोगे तो क्या निकल के आएगा? तो निकल के आएगा टोटल वाटर. इट विल बी टर्म्ड एज टोटल वाटर. चलो आगे बढ़ते हैं. Pick up the correct statement from the following. Pick up the correct statement from the following. The percentage of voids in the aggregate after proper compaction is called. The percentage of the voids in aggregate after proper compaction is called angularity number. नहीं भैया, ये कहाँ से आ गया angularity number? angularity number तो क्या होती है? एंगुलरिटी नंबर 0 से लेके 11 के बीच में होती है. अगर वॉइड 33% है तो एंगुलरिटी नंबर 0, वॉइड 44% है तो एंगुलरिटी नंबर 11. तो गलत स्टेटमेंट है. एंगुलर एग्रीगेट आर सुपीरियर टू राउंडेड एग्रीगेट. एंगुलर एग्रीगेट सुपीरियर होते हैं राउंडेड एग्रीगेट से. भाई किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू व्हाट नहीं बता रखा. इनकम्प्लीट है ये तो सवाल ही, इनकम्प्लीट है.
द टेक्सचर डिपेंड्स ऑन द हार्डनेस, ग्रेन साइज, फ्री स्ट्रक्चर एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द रॉक। ये बात सही है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये स्टेटमेंट सही हो भी सकती है, गलत भी हो सकती है। इट मे बी करेक्ट ऑल्सो, इट मे बी इनकरेक्ट ऑल्सो। सुपीरियर किसके रिस्पेक्ट में? एंगुलर की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, राउंडेड की वर्केबिलिटी ज्यादा होती है, इट हैज मोर वर्केबिलिटी। तो किसके रिस्पेक्ट में सुपीरियर है वो तो बताया नहीं इसने, तो हम भी नहीं बता पाएंगे। He'll also not be able to comment. क्लियर है? रिपीट करना है इसमें कुछ भी? Any of the point to be referred from this? चलो देखो नेक्स्ट वन। Which of the following test is used for bitumen? कंक्रीट टेस्ट, एग्रीगेट का टेस्ट, फाइनस सीमेंट का टेस्ट। पेनिट्रेशन टेस्ट इज यूज फॉर बिटुमन। पेनिट्रेशन टेस्ट हम यूज करते हैं किसके लिए? बिटुमन के लिए। सिंपल सवाल है। नेक्स्ट, द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट मेड विद द एंगुलर एग्रीगेट एंड द राउंडेड एग्रीगेट इज प्रैक्टिकली सेम एज वाटर सीमेंट रेशियो इज। देखो फिर से ऑब्जर्व्ड एनालिसिस है, द एनालिसिस ऑब्जर्व्ड। एंगुलर एग्रीगेट की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है राउंडेड एग्रीगेट से, मैंने पीछे आपको बताया था। जैसे जैसे एंगुलर एग्रीगेट कन्वर्ट होता जाएगा किसके अंदर, और या जैसे जैसे आप वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे आप वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे एंगुलरिटी की वजह से जो स्ट्रेंथ में इंक्रीमेंट था वो कम होता चला जाएगा। और जब हमारी वाटर सीमेंट रेशियो 0.65 के पास आ जाएगी, आपको दोनों की स्ट्रेंथ क्या मिलेगी? सेम मिलेगी। द स्ट्रेंथ ऑफ द बोथ कम्स आउट टू बी सेम। द स्ट्रेंथ ऑफ बोथ रिजल्ट्स इनटू सेम। तो एंगुलरिटी की, एंगुलर एग्रीगेट की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है राउंडेड के कंपैरिजन में, पर अगर मैंने वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाया तो स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। जब ये वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाते बढ़ाते 0.65 के आसपास आ जाती है, उस समय दोनों की स्ट्रेंथ आपको क्या मिलती है? अप्रोक्सीमेटली सेम मिलती है। इट कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली सेम। चलो जल्दी करो, दूसरी क्लास है। कितने सवाल बचे हुए अभी? हाउ मेनी प्रॉब्लम्स आर लेफ्ट? अच्छा खत्म, 2 सवाल बचे हुए, चलो खत्म करते हैं इसको भी। 3 सवाल बचे, खत्म करते हैं। स्पॉट द ऑड स्टेटमेंट। स्पॉट द ऑड स्टेटमेंट, राउंडेड एग्रीगेट क्या स्टेटमेंट है ये? वाह, बोल रहा है स्टेटमेंट को स्पॉट करो। नेक्स्ट, इरेगुलर और पार्टली राउंडेड एग्रीगेट। इरेगुलर है, पार्टली राउंडेड है, सही है। एंगुलर फ्लेकी एग्रीगेट, गलत बात है। एंगुलर एग्रीगेट फ्लेकी नहीं होता, 2 अलग अलग शेप है ये। दीज आर 2 डिफरेंट शेप्स। ये 2 अलग अलग शेप है। क्लियर है? कंटिन्यू करें, चलो। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट फ्लोर द मैक्सिमम परमिसिबल साइज ऑफ द एग्रीगेट, अभी पीछे डिस्कस किया था हमने, डी होगा। सिंगल साइज एग्रीगेट, क्या गलत है इसके अंदर? ऑड स्टेटमेंट के अंदर एक ही साइज की एग्रीगेट है ये, सिंगल साइज एग्रीगेट नहीं होता, पुअरली ग्रेडेड एग्रीगेट है ये। दिस इज पुअरली ग्रेडेड एग्रीगेट। फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट फ्लोर मैक्सिमम परमिसिबल साइज ऑफ द एग्रीगेट, कॉन्क्रीट सीमेंट फ्लोर बताया था अभी पीछे, जो भी मिनिमम थिकनेस है उसके 1/4 से ज्यादा साइज ऑफ एग्रीगेट नहीं होनी चाहिए। फ्लोर की देख लो साइज क्या होती है, 70, 75, 80, 90 mm, यही साइज चल रही होती है। दिस इज दी साइज। तो 10 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी मोर देन 10 mm। लास्ट प्रॉब्लम फॉर द डे। अरे जल्दी करो, खत्म भी हो गया, मेरी दूसरी क्लास है 1 मिनट में। द मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट इन द कंक्रीट डिपेंड्स अपॉन। द मैक्सिमम साइज ऑफ द एग्रीगेट इन द कंक्रीट डिपेंड्स अपॉन। मैक्सिमम साइज किस पे डिपेंड करता है? मैक्सिमम साइज डिपेंड करता है थिकनेस ऑफ स्ट्रक्चरल सेक्शन, स्पेसिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट, क्लियर कवर, सारी बातों पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स अपॉन ऑल, सारी चीजों पर डिपेंड कर जाता है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, कल करते हैं। अभी इसके बाद दूसरी